नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सही और स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए हमारा जो हमारे अतीत की बुक का चैप्टर 8 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, ये हम पढ़ रहे थे और इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहले अपलोड कर दिया था और इसको ज़रूर देखना। देखिए हमने उसमें क्या क्या पढ़ लिया था। फर्स्ट पार्ट में मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति, ये टॉपिक हमने पढ़ लिया था। नए राज्यों का उदय, ये भी हमने पढ़ा था। पुराने मुगल प्रांत, हैदराबाद, अवध और बंगाल, यहाँ तक हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे राजपूतों की वतन जागीरें और आज़ादी हासिल करना, सिख, मराठा और जाट, इनके बारे में आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और ये आप देख रहे हो, ये हमने इसमें पढ़ लिया था फर्स्ट पार्ट में। देखिए ये भी हम उसमें पढ़ चुके हैं बेटा, ये भी हमने पढ़ लिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जाकर देखिए और फिर इस वीडियो को देखना बेटा, तब जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये सारा आप देख रहे हैं, ये हम पढ़ चुके हैं बेटा और हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ तक। ठीक है, आज हमारा यहाँ से पढ़ेंगे हम राजपूतों की वतन जागीरें। देखिए अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में सेवारत रहे थे। अंबर जो आज का आमेर है जयपुर, उसी को बोलते थे। ठीक है, अंबर और जोधपुर के जो राजघराने मुगल व्यवस्था में हमेशा लगे रहे। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी दे दी गई थी। ठीक है, और अंबर के राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई थी। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के पदों का नवीकरण कर दिया था। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। जोधपुर है, जोधपुर के पास नागौर पड़ता है। ठीक है, तो इन्होंने नागौर को जीत लिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है, सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। जो सवाई राजा जयसिंह था, इन्होंने जयपुर को अपनी राजधानी बनाया था। बेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि सवाई राजा जयसिंह ने किसको अपनी राजधानी बनाया था। तो इसको हम पिंक सिटी बोलते हैं जयपुर को, तो पिंक सिटी जयपुर। ठीक है, जयपुर को अपनी राजधानी बनाया और उसे जो सवाई राजा जयसिंह था 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियानों से इन रजवाड़ों का विस्तार रुक गया था। अब हम पढ़ेंगे सिख। देखिए सिख जो थे वो 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में संगठित हो गए। जो सिख थे तो एक राजनीतिक समुदाय के रूप में 17वीं शताब्दी में गठित हो गए थे। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी या फिर खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह ने 1699 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी और 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो बंदा बहादुर था, इसके नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी थी। बंदा बहादुर ने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों के सिक्के डलवाए थे या बनवाए थे। ठीक है, तो जो बंदा बहादुर था इसने गुरु नानक और गोविंद सिंह जी जो थे इनके नामों के सिक्के बनवाए थे। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और 1716 में मार दिया गया। 1715 में बंदा बहादुर को मुगलों के द्वारा बंदी बना लिया गया और 1716 में इनको मार दिया, यानी इनकी हत्या कर दी गई थी। 18वीं शताब्दी में कई योग नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया था। ठीक है, देखो दल खालसा क्या है। दल खालसा जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना ही दल खालसा कहलाती थी। बेटा खालसा पंथ अलग है, कंफ्यूज मत होना, और दल खालसा अलग है। जत्थों और मिसलों की जो संयुक्त सेना थी उसको बोलते थे दल खालसा। ठीक है, यह बैसाखी यानी जो दल खालसा थे ये बैसाखी और दिवाली पर अमृतसर में मिलते थे।
यहाँ पर सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरुमता यानी गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। जो दल खालसा है ये जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाओं को कहा जाता है। ये बैसाखी और दिवाली के अवसर पर अमृतसर में मिलते थे और सामूहिक निर्णय यहाँ पर मिलकर लेते थे। जो सामूहिक निर्णय लिए जाते थे उन्हें ये गुरुमता कहते हैं। गुरुमता क्या है? गुरु के प्रस्ताव। एक थी राखी व्यवस्था। वो राखी बांधने वाली राखी मत समझना बेटा, राखी व्यवस्था है, ठीक है। सिक्कों ने यह व्यवस्था स्थापित की थी। राखी व्यवस्था सिक्कों के द्वारा स्थापित की गई थी। इसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में संरक्षण प्रदान किया जाता था, ठीक है। जो किसान है उनसे उनकी सुरक्षा के बदले जो सिक्के थे उनसे 20% टैक्स लेते थे। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। जो सिखों में एक राजा हुए थे महाराजा रणजीत सिंह, इन्होंने सभी सिखों को समूह, जो सिखों के समूह थे इनको एक किया था और 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। अब हम पढ़ेंगे मराठा। मराठा राज्य एक शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का विरोध करके उत्पन्न हुआ था, ठीक है। तो मराठा एक शक्तिशाली राज्य था और जो मुगलों का विरोध करके उत्पन्न हुआ था। मराठों में एक शिवाजी महाराज हुए थे, ठीक है। शिवाजी, इनका जन्म 1627 में हुआ था और 1680 में इनकी मृत्यु हुई थी। शक्तिशाली योद्धा परिवारों, जिनको बोलते देशमुखों, शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की थी। कृषक पशुचारक, इन कृषक पशुचारक को बोलते कुणबी, ठीक है। तो कृषक पशुचारक मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए थे। शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासन काल में पेशवा, इसको बोलते प्रधानमंत्री, ठीक है। तो पेशवा के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे थे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मराठा राज्य की राजधानी का नाम क्या था, तो पुणे। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ था। 1720 से लेकर के 1761 तक मराठा साम्राज्य का बहुत सारा विस्तार हुआ था। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। मराठों द्वारा दक्कन प्रायद्वीप से चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार मिल गया। मराठों के द्वारा जो दक्कन प्रायद्वीप है, ठीक है, वहां से चौथ और सरदेशमुखी नामक 2 प्रकार के टैक्स वसूल किए जाते थे, ठीक है। देखो चौथ क्या होता था, जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% है ना, ये दक्कन में मराठों द्वारा वसूला जाता था। सरदेशमुखी, सरदेशमुखी क्या था, दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 10% हिस्सा होता था, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि दक्कन प्रायद्वीप से मराठों के द्वारा दक्कन प्रायद्वीप से 2 प्रकार के कर वसूले जाते थे जिनका नाम है चौथ और सरदेशमुखी, ठीक है। 1737 में यानी 1737 में दिल्ली पर हमला करने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी, ठीक है। तो ये उत्तर में जो मराठा थे ये राजस्थान और पंजाब तक बढ़ गए थे, पूर्व में बंगाल, उड़ीसा और दक्षिण में कर्नाटक, तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गए थे। इन क्षेत्रों को मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया। इसके बदले में मराठा इनसे भेंट की रकम लेते थे। जो आप देख रहे हो ये सारे क्षेत्र, ठीक है, इन सब में मराठाओं का यहाँ तक विस्तार हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने साम्राज्य में इसको नहीं मिलाया, इनसे भेंट की रकम लेते थे। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक इनके खिलाफ हो गए थे। मराठों ने बहुत सारे सैन्य अभियान किए थे, तो अन्य शासक जो थे इनके, तो वो इनके खिलाफ हो गए थे। तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली थी। 1761 में जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी तो अन्य जो शासक थे वो इनसे नाराज थे, क्योंकि इनसे वो टैक्स लेते थे, ठीक है, और रकम लेते थे, तो इस कारण उन्होंने इनकी सहायता नहीं की थी। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा।
चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला था। अब हम पढ़ेंगे जाटों के बारे में। जाट नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। दिल्ली और आगरा, देखो 1680 के दशक में दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था जाटों ने। जाट कृषक थे। पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे जो महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर थे, व्यापारिक केंद्र बन गए थे। जाट किसान थे और पानीपत और बल्लभगढ़ जैसे जो महत्वपूर्ण शहर थे वो व्यापारिक केंद्र बन गए थे। सूरजमल के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली थी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। और इस वीडियो को ध्यान से देखना, सुनना, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।